आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर 6 जीव प्रक्रम। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चनों को हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, टॉपिक को भी हम लोग समझते जाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन हमको ये बताया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा है ये रहा। पहला क्वेश्चन हमको बोला है हमारे बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरे करने में विसरण क्यों आवश्यकता अपर्याप्त होती है। विसरण अपर्याप्त क्यों होती है, तो ये पहले समझना है विसरण क्या होता है। ऑक्सीजन, तो विसरण का कहने का मतलब है जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मान के चलो इस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो विसरण का कहने का मतलब है ये कोशिका से ये कोशिका में जाएगा, फिर ये कोशिका में जाएगा, फिर ये कोशिका में जाएगा, ये कोशिका में जाएगा। तो इस तरह से पूरे शरीर के कोशिका में इस तरह से क्या करेगा कि ऑक्सीजन यहाँ जाना मतलब दूसरे कोशिका में ट्रांसफर होना, ठीक। तो बोला ऐसे करने के लिए ऑक्सीजन अपर्याप्त बहुकोशिकीय ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, मतलब ये विसरण के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा सकता, ये हमको बताना है। तो चलिए इसका आंसर मेरे पास ये है कि हम जानते हैं कि बहुकोशीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, ठीक। क्या बोला कि हम जानते हैं कि जितने भी बहुकोशीय जीव हैं वे आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहते, जैसे कि हो गया हृदय, फेफड़ा, वो सब जितना भी सारा है वो क्या है, सीधा संपर्क में नहीं रहते। अतः साधारण विसरण के द्वारा सभी कोशिकाओं में ऊतकों तथा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कहने का मतलब है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना विसरण के द्वारा क्या है, विसरण के द्वारा थोड़ा मुश्किल है, ठीक। तो इसलिए हमारे शरीर में क्या है, वहन के लिए मेरे पास क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र है। समझ में आ गया बात, क्योंकि विसरण क्या है, धीमी प्रक्रिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। चलिए तो इसका आंसर मेरे पास इस प्रकार है। तो कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों के द्वारा, यदि कोई वस्तु गति करता है तो हमको समझ जाना है सजीव है, वृद्धि करता है, शोषण करता है, उत्तेजनशीलता है, पोषण इत्यादि, ये सब क्रिया यदि आपको दिखाई देता है तो ये समझ जाना है कि वह क्या है, सजीव है, ये सजीव का पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जीव द्वारा कौन कौन सा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो पहला है किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला है खाद्य पदार्थ, ठीक है, यह जीवों के लिए ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए है। खाद्य पदार्थ ये जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है। श्वसन के द्वारा क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं ना, वो भोजन करते हैं तो वो भोजन क्या होता है, ऊर्जा को निर्मुक्त करने में श्वसन मदद करता है। यदि हम श्वसन नहीं होगा तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है, जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए हमको जल भी चाहिए। क्यों, क्योंकि पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए हमको भोजन पानी की आवश्यकता है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, पहले समझना है। क्वेश्चन हमको बोला जा रहा था कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जीव द्वारा कौन कौन कच्ची सामग्री, पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन जो ऊर्जा को निर्मुक्त करने के लिए। और चौथा मेरा क्या है, जल जो पाचन तथा शरीर में जो भी अन्य कार्य है उसके लिए। और चौथा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है, पौधे लेते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मेरे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो जीवन का अनुरक्षण के लिए, तो अनुरक्षण का मतलब है जीवित रहने के लिए, ठीक है। अनुरक्षण मतलब आप जीवित रहने के लिए क्या क्या है, जीवित प्राणियों में क्या क्या होता है ये हमको बताना। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए सभी जैविक क्रियाएं आवश्यकता है, जैसे कि पोषण हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, वृद्धि हो गया। हाँ, यदि आपको पूछ दिया गया जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या जरूरत है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आपको क्या जरूरत है, तो क्या बताना होगा, जब पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताना है। स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर बताना है। तो स्वयंपोषी किसको कहते हैं और विषमपोषी किसको कहते हैं, ये हमको समझना होगा पहले। तो चलिए अंतर आपको समझाते हैं। तो अंतर पहला मेरे पास इस प्रकार है कि यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषण किस में पाया जाएगा, हरा पौधा में पाया जाएगा, जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है।
स्वपोषी जीव कहते हैं क्योंकि हरे पौधे में पाया जाता है। स्वपोषी यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, और विषमपोषी इसको क्यों कहते हैं? तो इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या बोला कि इन जंतुओं को, ठीक है, अपने कार्बन तथा ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इसको विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में विषमपोषी में क्या आएगा? शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी। ये लोग क्या करते हैं? अपने से अपना शरीर के अंदर में जो भोजन बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इसमें पोषण में CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला कि स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी में यह होता है कि CO2 को लेते हैं क्लोरोफिल की मदद से तथा सूर्य का प्रकाश से क्या करता है? पत्तियां जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, पत्तियां भोजन का निर्माण करते हैं और जिसमें से क्या होता है? पदार्थों कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, मतलब पेड़ का खाना बन जाता है और ऑक्सीजन निर्मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल सा बात पौधे द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, विषमपोषी जीव में क्या होता है? विषमपोषी में यह प्रक्रिया नहीं होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण विषमपोषी में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड मेरा आंसर है कि यह हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है पौधों में होता है, साइनोबैक्टीरिया में, नील हरे शैवाल में होता है, और ये पोषण सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदियों में होता है। ये क्या? विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी और स्वपोषी में अंतर समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं कच्ची सामग्री? तो सबसे पहला है जल। पौधों की जड़ें भूमि द्वारा जल प्राप्त करते हैं। पहला क्या है? कच्चा सामग्री जल। कहाँ से प्राप्त करता है? जल जड़ से प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट कच्ची सामग्री मेरे पास ये है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? जो वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करता है। क्या है? CO2 वायुमंडल से कहाँ? रंध्र द्वारा लेता है। चलिए नेक्स्ट में मेरा क्या है? नेक्स्ट मेरे पास क्या है? कच्ची सामग्री क्लोरोफिल। जो क्या होता है? पत्तियां में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल होता है। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। और चौथा मेरा कच्ची सामग्रियां हैं सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य से प्राप्त होता है, ये कच्ची सामग्रियां हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पहला क्या था? जल, CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जल कहाँ से? जड़। CO2 कहाँ से? वातावरण से। और क्या है? कार्बन, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से, और सूर्य का प्रकाश सूरज से मिलता है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो आमाशय में क्या होता है? HCl अम्ल की भूमिका आमाशय रस को अम्लीय बनाना है। ठीक है, आमाशय रस को अम्लीय बनाना, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन का पाचन कर सकता है। सीधा सा बात। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में HCl निकलता है। ठीक, तो ये HCl निकलता है ना, तो ये क्या करता है? पेप्सिन को, ये जो पेप्सिन हम लोग, पेप्सिन जो है पेट, मतलब आमाशय से ये क्या, एक प्रकार का एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक, प्रोटीन को मदद करता है। ये पेप्सिन जो है ना, प्रोटीन को तभी पचाने में सहायता करेगा जब खाना क्या हो? प्रोटीन, मतलब अम्लीय माध्यम में, तभी पचा नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अम्ल का एक अन्य कार्य यह है कि भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है और अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। ठीक है, क्या बोला? हमारे शरीर में अम्ल की क्या भूमिका है? पहला क्या है? पेप्सिन को क्या चाहिए? अम्ल माध्यम चाहिए। ठीक है, प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन को पचाने के लिए। दूसरा क्या है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हानिकारक जीवाणु को मार देने में काम करता है, जो अधपचे भोजन है उसको किण्वन होने से रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरे पास है, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणु में परिवर्तित कर देते हैं ताकि क्षुदांत्र की भित्ति द्वारा सरलतापूर्वक अवशोषित कर ले सके। ठीक है, पाचक एंजाइम क्या करता है? जितना भी जटिल खाद्य पदार्थ है उसको सरल पदार्थों में
तोड़ देता है और जब वो पूरी तरह से पच जाएगा छोटी आंत में, ताकि उसका अवशोषण बढ़िया से हो पाए और हमारे शरीर को एनर्जी मिले। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास इस प्रकार है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांत्र को कैसे अभिकलित किया गया है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुधांत्र को कैसे अभिकलित किया गया है, मतलब ठीक है, किस प्रकार हुआ है। तो क्षुधांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्धक होते हैं, मतलब संरचना होता है। ये जो मेरा छोटी आंत है उसमें क्या होता है, उंगली जैसे संरचना होता है, ठीक है, जिन्हें हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। क्षुधांत्र में उंगली जैसे संरचना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। ये दीर्घरोम क्या करता है, जब ये दीर्घरोम क्या करता है, उसका पाचन बढ़िया से हो, इसलिए वो सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है। दीर्घरोम क्या करता है, रुधिर वाहिकाओं में बहुतायत होती है, ठीक है। इसमें रुधिर वाहिकाएं मतलब इसमें पतली पतली क्या होता है, मतलब नस रहता है जहाँ से ब्लड क्या करता है, जा सकता है, ठीक है। बहुतायत होता है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है। समझ में आ गया बात। हाँ, दीर्घरोम का काम क्या है, दीर्घरोम क्या करता है, सतही क्षेत्र को बढ़ाता है, उसमें नस होता है, ठीक ना, जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। और एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। हाँ, कहने का मतलब है जो जलीय जीव है स्थलीय जीव क्या है, ऑक्सीजन को प्राप्त करने में उसको आसानी से मिल जाता है, जलीय जीव को नहीं मिलता। यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब जल क्या है, H2O, जल के अणु क्या है, H2O है, उसमें क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो उसमें जो जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। और क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत गति से, मतलब जल्दी जल्दी उसको करना पड़ता है, ठीक है। स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। स्थलीय जीवों में क्या, जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार से लेते हैं, अलग अलग प्रकार से लेते हैं। इन सभी अंगों की रचना होती है जो उस सतही क्षेत्र को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन के बाहुल्य वायुमंडल में संपर्क में आता है। मतलब जीवों के जिस प्रकार का जीव है उसी प्रकार से सांस लेने वाला उसका क्या है, अंग होता है। यही बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण के भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ इस प्रकार है, ठीक है। तो पहला क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य में पायरूट, ठीक, पायरूट या अणु प्लस ऊर्जा, ये क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनता है जो यीस्ट में होता है। O2 के अभाव में जो हमारी मांसपेशियों में होता है, ये हम लोग, और क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये कहाँ, यीस्ट में होता है, तो ये क्या बनाता है, इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा को निकाल देता है, ठीक है। इसमें 2 कार्बन अणु निकलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग मांसपेशी में होता है तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है और हमको ऊर्जा मिलता है और हमको 3 गो कार्बन के अणु प्राप्त होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलता है। चलिए ठीक। और थर्ड मेरा है, जब हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा हमको मिलता है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास इस प्रकार है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसा होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे यहाँ से वहाँ जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के फुफ्फुस कोशिकाओं से रुधिर वाहिकाओं में RBC होते हैं जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर अऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों के अंगों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 से अधिक विलय है, इसलिए ऊतकों में फुफ्फुस तक परिवहन हमारा रुधिर विलय के द्वारा होता है। कहने का मतलब है, हमारे शरीर में जो RBC है, ठीक है, जो फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस या कुपिका में क्या होता है, कुपिका में
रक्त होता है, ठीक है। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन चला जाता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ऑक्सीजन को पकड़ लेने के बाद वो पूरा धमनी द्वारा पूरा शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर भेज दिया जाता है, फिर वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ करके लाता है कहाँ, हृदय में, ठीक है। हृदय में लाता है, फिर उसको फेफड़ा में भेज देने के बाद फिर उसका हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का आदान प्रदान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आया तो आगे का पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे। थैंक यू।